अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है नक़ीब और ये मलिक सफदर रियाज साहब की कहानी है। तो शुरू करते हैं। नक़ीब। चंद रोज़ कबल एक मुमताज़ सियासतदान ने निजी गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमारे मुल्क की सियासत में शराफत नहीं चल सकती। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका फ़ैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया। उन दिनों में एक छोटे से कस्बे में मुतय्यन था। उस कस्बे में एक ऐसा जागीरदार भी रहता था जिसका मुकामी सियासत में ख़ासा अमल दखल था। उसका नाम हम चौधरी निज़ामुद्दीन फ़र्ज़ कर लेते हैं। उसे इंतखाबात में हिस्सा लेने या ओहदा हासिल करने का कोई शौक़ नहीं था, ताहम उसकी कोशिश ये होती थी कि सियासी और बल्दियाती इदारों में उसके ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कुर्सियाँ हासिल करें। वो धौंस धांधली जोड़ तोड़ में खासा माहिर था। धौंस और धांधली के लिए वो नापसंदीदा अनासिर से काम लेता था। नूरा लोहार भी उन्हीं लोगों में से था। उसका अपने इलाके में बड़ा दबदबा था। वो छोटे मोटे दुकानदारों से बाकायदा भत्ता वसूल करता था। मुझे उस इलाके में अभी चंद रोज़ ही हुए थे कि एक शाम एक अधेड़ उम्र शख्स थाने में आया और आवाज़ बुलंद दाद फरियाद करने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और शख्स से मज़कूरा से पूछा कि उस पर क्या आफत नाजिल हुई है। उसने अपना नाम शाकिर अली बताया और कहा उसने हाल ही में परचून की दुकान खोली थी। कुछ देर पहले उसके दुकान पर एक नौजवान आया और कुछ सामान ख़रीदा। उसमें चावल, घी, गुड़ और कुछ दीगर चीज़ें शामिल थी। शाकिर अली ने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम चीज़ें तोलकर लिफाफों में डाल दी। नौजवान ने वो अशिया कपड़े के एक बड़े से थैले में डाली और कीमत अदा किए बगैर चल दिया। शाकिर अली ने उसे आवाज़ दी और कहा, मियाँ पैसे तो देते जाओ। पैसे भी मिल जाएंगे। नौजवान ने रुके बगैर कहा, मेरा नाम नूरा लोहार है, बाज़ार में सब मुझे जानते हैं। शाकिर अली दुकानदारी छोड़कर नौजवान के पीछे लपका और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, मैं उधार का कारोबार नहीं करता, अगर पैसे नहीं है तो सामान रख दो। नौजवान ने उसे एक तरफ धक्का दिया और चलता रहा। शाकिर अली ने दोबारा उसका रास्ता रोका। इस मर्तबा नौजवान ने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मारा, लेकिन रुका नहीं। शाकिर अली ने बाजार में खड़े होकर शोर मचाया, मगर कोई शख्स उसकी मदद को ना आया। तब वो दुकान बंद करके थाने पहुंच गया। मैंने उसे तसल्ली दी और एक हवलदार को बुलाया जो काफ़ी अरसे से इस थाने में काम कर रहा था। ये नूरा कौन है? मैंने उससे पूछा। हवलदार ने कान के पीछे से खुजलाया और कदरे तामुल से बोला, यूं ही फन्ने खान किस्म का आदमी है, अकड़ शकड़ दिखाने का बड़ा शौकीन है। तुम लोगों ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मैंने उससे पूछा। कार्रवाई तो जनाब जुर्म पर की जाती है। मैं समझ गया कि हवलदार पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। मैंने गुस्से से कहा, एक आदमी साथ ले जाओ और उसे फ़ौरन थाने हाजिर करो, मैं भी तो उसकी सूरत देखूं। हवलदार ने एक बार फिर तामुल किया, बोला, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उधर ही तस्फिया करा दूं। तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है उसके साथ? मैंने उससे कहा। जनाब, रिश्तेदारी तो कोई नहीं है। तो फिर जाओ, जो मैंने कहा है वही करो। हवलदार सलाम करके रुखसत हो गया। मैंने शाकिर अली को अपने कमरे में बैठा लिया। तकरीबन पौन घंटे बाद एक कबील जिस्सा तवील कामत नौजवान झूमता झामता मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी और गले में रेशमी मफलर डाला हुआ था। उसके घुंघरियाले बाल पेशानी पर फैले हुए थे। खासा डेल डोल का आदमी था। 6 सवा 6 फीट के लगभग था। अस्सलामुअलैकुम सरकार। उसने दोनों हाथ जोड़कर पेशानी के सामने किए और सर को खम किया। नौकर हाजिर है जनाब। हवलदार उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मलिक साहब, ये नूरा लोहार है। मैंने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। उसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं था। उसका रंग सांवला और जिल्द भैंसे की तरह सख्त थी, यानी मामूली फेंटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, सुना है तुम बड़े बदमाश बने फिरते हो, शरीफ लोगों को तंग करते हो। किसी ने आपको गलत इत्तला दी है सरकार। उसने बज़ाहिर आजिज़ी से कहा, लेकिन उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं शरीफ आदमी हूँ जी, सारा मोहल्ला मेरी शराफत की गवाही दे सकता है। मैंने शाकिर अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने इस शरीफ आदमी की दुकान से सौदा लिया और जब उसने पैसे मांगे तो तुमने उसको मारा और धक्के दिए। ये झूठ है सरकार। ये शख्स मेरे बाप के बराबर है। मैं उसे ऐसे कैसे हाथ लगा सकता हूँ? हाँ, पैसे मैंने वाकई नहीं दिए। दरअसल पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? मैंने उसे डांट कर कहा। क्या तुम अपने बाप की दुकान समझकर माल ले गए थे? दरअसल उस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं थे। उसके होठों पर
बदस्तूर शैतानी मुस्कुराहट थी। ये बात मुझे सामान तुलवाने के बाद मालूम हुई थी। मैंने चाचा से कहा भी कि मैं घर से पैसे लाकर दे जाता हूँ, मगर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और गालियाँ देने लगा। ओए खुदा का खौफ कर, शाकिर अली ने उससे कहा, झूठ न बोल, एक दिन अल्लाह को जान देनी है। चाचा, जान तो तुमने भी अल्लाह को ही देनी है, नूरे ने ढिठाई से कहा। फिर जेब से पैसे निकालकर शाकिर अली की तरफ बढ़ा दिया और बोला, अपने पैसे लो, अगर कुछ जुर्माना चाहिए तो वो भी ले लो। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने तुम्हें कहा भी था कि थोड़ी देर में पैसे भिजवा देता हूँ, मगर तुम नहीं माने। शाकिर अली ने पैसे ले लिए और कहा, जनाब, इसने मुझे धक्के भी दिए थे और मुझे मारा भी था। क्यों भाई, तुमने इसे क्यों मारा था? मैंने उससे पूछा। वो आदमी होशियार था, बोला, सरकार ये झूठ बोलता है, उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया था और मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया था। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो बेशक आप डॉक्टरी मुआयना करवा ले। बंदा मारे तो किसी तकड़े को मारे, इस हिमाचल को क्या मारना। देख ओए नूरे, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैंने उससे कहा। आइंदा अगर मुझे इस बात की शिकायत मिली कि तुमने किसी दुकान से कीमत अदा किए बगैर सामान उठाया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बहुत बेहतर सरकार, उसने जवाब दिया और शाकिर को घूरता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। अगले रोज़ एक शख्स जिसने सियाह शेरवानी और तुर्रेदार पगड़ी पहन रखी थी, बड़े करो फर के साथ थाने में दाखिल हुआ। उसकी घनी मूँछों में सफ़ेदी झलक रही थी और कांधे पर होल्स्टर भी लटक रहा था। उसके साथ 3-4 मसाहिब भी थे, जिसको उसने बाहर रोक दिया था और एक ख़ास अंदाज से चलता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में तकब्बुर और तहक्कुम पाया जाता था। मैंने पहली ही नज़र में उस शख्स को नापसंद करना शुरू कर दिया था। आप शायद थाने में नए आए हैं, उसने रस्मी कलमात के बगैर कहा। क्या नाम है आपका? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैं थाने में नया हूँ, काम में नया नहीं हूँ। क्या आप कोई रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, उसने कहा। मैंने खुश लहजे में कहा, पहचान करवाने से होती है, आप काम की बात करें। मैं चौधरी निज़ामुद्दीन हूँ, उसने तेवरी चढ़ाकर कहा। मेरे इलाके में जो नया थानेदार आता है वो मुझे सलाम करने ज़रूर आता है। सलाम करना सुन्नत रसूल है और नेक काम है, मैंने कहा। कहते हैं कि जो शख्स किसी के घर या दफ्तर में दाखिल हो तो उस पर सलाम करना वाजिब होता है। वो मेरी इस बात पर तिलमिला कर रह गया। मैंने उससे अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मुझे मलिक सफदर हयात कहते हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। मैंने सुना है कि आपने कल एक बेगुनाह शख्स को थाने बुलाकर डराया धमकाया था। वो असल बात की तरफ आ गया। मैं उसका इशारा समझ गया। मैंने कहा, जिस शख्स ने आपको ये खबर दी उसने झूठ बोला है। मैं यहाँ गरीबों और कमज़ोरों को लूटने नहीं, उनकी हिफाजत करने आया हूँ। वो गुस्से से बोला, मलिक साहब, यहाँ वही थानेदार रहता है जिससे हमारी खुशनुदी हासिल होती है। आहा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ आकर खुश हुआ हूँ तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक नहीं है। और जहाँ तक खुशनुदी का ताल्लुक़ है तो मुझे अपने अफसरों की खुशनुदी हासिल है, मुझे और किसी की खुशनुदी हासिल करने की ज़रूरत नहीं। वो खुलकर सामने आ गया और बोला, नूरदीन मेरा आदमी है। गालिबन आप नूरे लोहार की बात कर रहे हैं, मैंने कहा। वो एक गरीब परचून फरोश की दुकान से बगैर पैसे दिए सौदा लेकर चलता बना। सिर्फ यही नहीं, उसने पैसों के मुतालबे पर परचून फरोश को मारा पीटा भी था। मैंने उसे तंबीह करने के बाद छोड़ दिया था। अगर वो आपका आदमी है तो उसे समझाए, उसकी इन हरकतों से आपकी पोजीशन ख़राब होगी। आप अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखें, चौधरी ने कहा और बसुरअत दफ्तर से निकल गया। चंद रोज़ के बाद शाकिर अली परचून फरोश की दुकान में आग लग गई और उस गरीब की हर शय जलकर राख हो गई। ये बात वाज़ेह थी कि आग नूरे लोहार ने लगाई थी, लेकिन शाकिर अली रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आया, ना ही उसने किसी पर शक का इजहार किया। हम किसी मुद्दई के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। गालिबन नूरे लोहार ने शाकिर अली को धमकी वगैरह भी दी थी। मैंने शाकिर अली को पैगाम भेजा कि वो बगैर किसी खौफ और डर के आतिशज़दगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दे, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। मगर मालूम होता था कि वो नूरे लोहार की धमकी से सख्त खौफ था। उसने जवाब दिया कि आग इत्तेफाकन लग गई थी और उसे किसी पर शक नहीं है। नूरे लोहार की ज़्यादतों की खबर हमें वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहती थी, लेकिन मसला ये था कि कोई शख्स मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा मसला ये था कि उसे चौधरी निज़ामुद्दीन की पुश्तपनाही हासिल थी। एक बात मुझे ये भी मालूम हुई थी कि पुलिस के बाद निचले दर्जे के अहलकार नूरे के साथ मिले हुए थे। नूरा जो भत्ता वसूल करता था उसमें उन लोगों को भी शरीक करता था। इन हालात में किसी बदमाश पर हाथ डालना खासा मुश्किल हो जाता है।
ایسی پکڑ دھکڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس میں کوئی مضبوط کیس نہ ہو۔ ملزم 2-4 روز کے بعد ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے اور دوبارہ دندناتا پھرتا ہے۔ میں نے نورے پر نظر رکھ لی تھی اور کسی مضبوط کیس پر اسے قابو کرنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد لوکل باڈیز کے انتخابات کا اعلان ہوا اور امیدواروں نے انتخابی مہم شروع کر دی۔ جس قصبے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کل 3 امیدوار تھے۔ پہلا امیدوار نورا لوہار تھا۔ اس نے جو پوسٹر وغیرہ چھپوائے تھے اس میں بڑا زوردار قسم کا نام لکھا تھا۔ کسی نے اسے صلاح دی تھی کہ بھٹی ذات اور لوہار کی بھٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے اسے خود کو لوہار کے بجائے بھٹی لکھنا چاہیے، لہٰذا وہ نورا لوہار سے نور دین بھٹی بن گیا۔ دوسرا امیدوار ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ وہ زیادہ پاپولر نہیں تھا۔ اس کے بارے میں یہ افواہ بھی تھی کہ وہ درپردہ چودھری نظام الدین سے ملا ہوا ہے۔ تیسرا امیدوار ایک ڈاکٹر تھا۔ اس کا نام بشارت علی تھا۔ وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھا، وہ صرف میڈیکل پریکٹیشنر تھا اور 7-8 سال سے عوام کی خدمت کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ 35-36 سالہ ڈاکٹر بشارت علی خوش اخلاق نرم مزاج شخص تھا۔ قصبے کا ہر شخص اسے جانتا تھا اور پسند بھی کرتا تھا، اس لیے اس کی کامیابی یقینی تھی۔ چودھری نظام الدین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ڈاکٹر بشارت علی کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ انتخابات سے دستبردار ہو جائے، لیکن بشارت علی نے مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ چودھری نے اندازہ لگایا کہ معمولی ڈاکٹر ہے، اسے پیسوں کا لالچ ہوگا، لہٰذا اس نے ڈاکٹر کو اپنی حویلی میں بلایا اور مختلف قسم کے لالچ دیے، مگر کامیاب نہ ہوا۔ بشارت علی نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے 2 روز بعد چودھری کے چند آدمی تھانے میں آئے اور کہا کہ بشارت علی کے آدمیوں نے نورے کے نہتے اور پرامن کارکنوں کو مارا پیٹا ہے، لہٰذا ان کے خلاف رپورٹ لکھی جائے۔ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ چودھری نظام الدین کے آدمی تھے۔ جو شخص ان کی ترجمانی کر رہا تھا اس کا نام غالباً خواجہ مہردین تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ جن پرامن کارکنوں کو مارا پیٹا گیا ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ لوگ مرہم پٹی کروانے گئے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ اپنا کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ موقع دیکھ لے۔ میں نے ٹوپی اٹھائی اور کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جناب آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو ہے نہیں۔ میری ڈیوٹی کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا میں؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ لوگ ذرا صبر کریں۔ خواجہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، پھر میری طرف متوجہ ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، ملک صاحب یہ سیاسی رپورٹ ہے، مارا ماری دونوں طرف سے ہوئی ہے لیکن کوئی خاص نقصان نہیں ہوا ہے۔ ہم مخالف پارٹی پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ رپورٹ درج کر لیں، کارروائی بے شک نہ کریں۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مارا۔ ہم گئے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کی خدمت نہ کر سکیں۔ جیتنا تو بھٹی صاحب نہیں ہے۔ تمہارا مطلب ہے نورا لوہار؟ او جی، لوگ تو خواہ نام بگاڑ دیتے ہیں۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور انگلیوں میں دبا کر مجھے دینا چاہا۔ یہ بھٹی صاحب نے کچھ نذرانہ بھیجا ہے۔ یہ تھانہ ہے، اگر تم نے حد سے گزرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یہاں نذرانے نہیں وصول کیے جاتے۔ اس نے پیسے جیب میں رکھ لیے اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی جناب، پھر تو رپورٹ لکھوانا بھی بیکار ہی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ چند روز کے بعد ایک افسوسناک واقعہ میرے علم میں آیا۔ اس واقعے کی بیشتر تفاصیل مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ میں انہیں یکجا کر کے یہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس واقعے کا تعلق ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی عذرا بشارت سے ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بشارت علی ایک خوش اخلاق اور عوامی قسم کا شخص تھا اور انتخابات میں اس کی کامیابی کا خاصا امکان تھا۔ چودھری نظام الدین اسے خریدنے کی کوشش کے باوجود ناکام رہا تھا، لہٰذا اسے راستے سے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا اور وہ تھا دھونس کے ذریعے۔ بشارت علی کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی عذرا ایک غریب گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ ہفتے کے روز رات کے 9 بجے بشارت علی اپنی ڈسپنسری بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ وہ اکتوبر کے آخری ایام تھے اور راتوں کو خاصی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ سردی کی وجہ سے قصبے کی گلیاں اور بازار سنسان پڑ جاتے تھے۔ یوں بھی اس زمانے میں چھوٹے علاقوں کے لوگ جلد ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب بشارت علی گھر کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا اور اندر غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ فکر مند ہوا اور بیوی کو آواز دیتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔
जैसे ही उसने तारीक कमरे में कदम रखा, कमरे की बत्ती जल उठी और निस दर्जन अफराद जिन्होंने अपने चेहरों पर ढाटे बांध रखे थे उसके गिर्द जमा हो गए। ये सूरत हाल देखकर बशारत अली के औसान खता हो गए। वो एक शरीफ आदमी था और ऐसी सूरत हाल से कभी दो चार नहीं हुआ था। उसे सबसे पहले अपनी बीवी का ख्याल आया। तभी उसने देखा कि अजरा घुटनों में सर दिए एक कोने में बैठी थी। दहशत से उसका हाल बुरा था। तो तुम लोग कौन हो? बशारत अली ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। और क्या चाहते हो? उनमें से एक शख्स जो खासा लहीम शहीम था बशारत को गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, हम नाच देखने आए हैं। न नाच? लेकिन यहाँ तो कोई नाचने वाला नहीं है। तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो। मैं डॉक्टर बशारत हूँ। अगर तुमको पैसों की ज़रूरत हो तो। लहीम शहीम शख्स ने बशारत अली को दूसरी तरफ धकेल दिया और कहा, हम नाच देखेंगे। नाच? तुम दोनों में से कौन नाचेगा, तुम या तुम्हारी बीवी? एक शख्स ने बशारत अली की सहमी हुई बीवी को बाजू से पकड़ा और खड़ा किया और उसे भी अपने घेरे में ले आया। अजरा दहशत से थर थर काँप रही थी। वो कभी एक शख्स को देखती, कभी दूसरे को। जल्दी बोलो, कौन नाचेगा? लहीम शहीम शख्स ने फिर से पूछा। मम्मा, मेरी बीवी को कुछ मत कहो, बशारत अली ने कहा। ये उम्मीद से है, उसे नुकसान भी पहुंच सकता है। मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। एक शख्स ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ मेडिकल बैग छीना और एक तरफ फेंक दिया और बोला, कपड़े उतारो, हम नंगा नाच देखने आए हैं। बशारत अली पर सख्ता सा तारी हो गया। वो एक मुअज़्ज़िज़ शख्स था। इतने लोगों के सामने बरहना होना उसके लिए मौत के मुतराविफ था। उसने आजिज़ी से मिन्नत करते हुए कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और इज़्ज़तदार आदमी हूँ। मेरे साथ ये सुलूक मत करो। मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? आखिर कौन हो तुम लोग और मेरे साथ ये सुलूक क्यों कर रहे हो? लहीम शहीम शख्स ने तहकुमाना लहजे में कहा, अगर तुम नहीं नाचोगे तो तुम्हारी बीवी नाचेगी। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, उतारो इस औरत के कपड़े। वो लोग उस मज़मूम हरकत पर तुले बैठे थे। अजरा के बदन से दहशत के बाद ठंडा पसीना फूट पड़ा। उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई थी। यूँ मालूम होता था वो किसी वक्त भी गिर पड़ेगी। बशारत अली ने बीवी की हालत से परेशान होकर कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसके बाद जो कुछ हुआ तहजीब उसके बयान की इजाज़त नहीं देती। ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि लहीम शहीम शख्स नूरा लोहार था। बशारत ने उसे पहचान लिया था और अपने एक करीबी दोस्त को बाद में उसके बारे में बताया भी था। नूरे लोहार और उसके साथियों ने बशारत अली को उसकी बीवी के सामने जलील किया और आखिर में उसे बरहना हालत में घसीटकर गली में ले गए। बशारत अली बरहना हालत के बाद अपनी मदद के लिए शोर भी नहीं मचा सकता था। नूरे ने उसे गली में ले जाकर कहा, बशारत अली, सियासत तुम्हारे जैसे शरीफ आदमियों का खेल नहीं है। अगर बाज नहीं आओगे तो अगली दफ़ा तुम्हें अपनी बीवी का नाच देखना पड़ेगा। उसके बाद ये शैतानों का टोला कह कह लगाता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। बशारत अली सर्दी और एहसास ज़िल्लत की वजह से, एहसास निदामत की वजह से काँपता हुआ अंदर पहुँचा। शोर की आवाज़ सुनकर कुछ लोग गली में निकल आए थे और सूरत हाल जानने की कोशिश करने लगे। बशारत अली ने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसने अजरा को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और उसे ज़रूरी तिब्बी इमदाद देने लगा। गली में निकलकर आने वाले पड़ोसियों ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। वो जल्दी से दरवाजे पर पहुंचा और लोगों के इस्तिफसार पर सिर्फ इतना कहा कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और कोई बात नहीं है। बशारत अली की पूरी कोशिश के बावजूद अजरा की हालत नहीं संभल सकी और उसने 24 घंटे के बाद दम तोड़ दिया। वो सरासर कत्ल की वारदात थी, लेकिन बशारत अली ने वो इस तजलील के बाद जो उसे नूरे और उसके साथियों के हाथों बर्दाश्त करना पड़ी थी, ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि कई रोज़ तक घर से बाहर ही नहीं निकला। फिर इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले वो खामोशी से कस्बा छोड़कर चला गया। मुझे उसके जाने के बाद हकीकत मालूम हुई, वरना मैं नूरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर करता। बशारत अली के जाने के दूसरे या तीसरे हफ्ते के बाद चौधरी निज़ामुद्दीन की हवेली में चोरी हो गई। सुबह सुबह 2 आदमी थाने पहुंचे और चोरी की इत्तला दी। उस वक्त थाने में रात की ड्यूटी वाला अमला छुट्टी की तैयारी कर रहा था। हवलदार ने रोज़नामचे में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और 2 आदमी हवेली की तरफ रवाना कर दिए। मैं तकरीबन 8 बजे थाने पहुंचा और ज़रूरी काम निपटाने के बाद एक ASI के हमरा हवेली पहुंच गया। चौधरी निज़ामुद्दीन बहुत गुस्से में था और नौकरों पर बरस रहा था। मैंने उसे सलाम किया और चोरी की तफसील दरियाफ्त की। मलिक साहब, 10-12 साल के अरसे के दौरान ये इस हवेली में पहली चोरी है, उसने बड़े जारहाना अंदाज में कहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे उस चोरी का जिम्मेदार मैं ही था।
میں نے SP علاقہ اور IG کو بھی اس واردات کی اطلاع بھجوا دی ہے۔ میں نے کہا میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں چوری ہوئی ہے۔ یہاں کئی تھانے دار آئے اور کئی گئے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن کبھی کسی نے حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ کے آنے کے چند ماہ بعد ہی چوری ہو گئی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چوری میں نے کروائی ہے؟ میں نے اپنی آواز میں تھوڑی سی تیزابیت گھولتے ہوئے پوچھا، یا میری نااہلی کی وجہ سے چوری ہوئی ہے؟ اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، مگر آپ کو یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ آپ نے یہاں آتے ہی سب سے پہلے میرے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے تھے، لہٰذا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ چوری اس واقعے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے مجھے یہاں ابس ہی بلایا ہے، میں نے غصے سے کہا، اور جہاں تک تعلقات کی خرابی کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی اور آپ کے نور لوہار کی زیادہ مہربانی شامل ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ شرفا کے ساتھ جو سلوک نورا لوہار کر رہا ہے آپ اسے بے خبر تو نہیں ہوں گے، چونکہ وہ آپ کی پشت پناہی اس کو حاصل ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہا ہے، اسی لیے آپ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں اور آپ اس ظلم سے بری نہیں ہیں۔ وہ قانون کی گرفت میں آئے یا نہ آئے، مگر وہ اپنی حرکتوں کے بد انجام سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میری باتیں سن کر وہ چپ سا ہو گیا، پھر قدر توقف کے بعد بولا، میرا خیال ہے میں آپ کو نہیں سمجھ سکا، آپ مختلف قسم کے تھانے دار معلوم ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات اس نے میری تعریف میں کہی تھی یا اپنی الجھن کا اظہار کیا تھا۔ آئے میرے ساتھ، اس نے کہا، وہ کمرہ میں آپ کو دکھا دوں جہاں چوری ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تلخی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال میں اس کے ہمراہ ایک اگبی کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک قسم کا اسٹور تھا، اس میں رکھے ہوئے چند صندوق کھلے پڑے تھے، ان کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ بیرونی دیوار میں تقریباً 2 فٹ قطر کا ایک رخنہ نظر آ رہا تھا۔ چور نقب لگا کر اندر داخل ہوا اور اپنا کام کر کے اطمینان سے واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کم از کم اس نے 1 گھنٹہ ضرور لگایا ہوگا، وہ کسی ماہر فن کا کام تھا۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ نقب زن کو گھر کے بھیدی کا تعاون حاصل تھا، کیونکہ اس نے اسی کمرے میں نقب لگائی تھی جس میں قیمتی سامان موجود تھا۔ میں نے چودھری سے پوچھا، چوری میں کیا کچھ ہوا ہے؟ زیور اور نقدی، اس نے جواب دیا۔ چور نے کسی دوسری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے صندوق سے نکلے ہوئے سامان پر نظر ڈالی۔ سامان بکھرا ہوا نہیں تھا بلکہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ اسی طرح پڑا ہوا تھا یا کسی نے ان چیزوں کو سمیٹ کر رکھا ہے؟ ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صبح میری بیٹی کسی کام سے اس کمرے میں آئی اور دیوار میں سین لگی دیکھ کر اس نے شور مچا دیا۔ میری بیوی نے اندر آ کر ان کھلے ہوئے صندوقوں کا جائزہ لیا اور بتایا کہ زیورات کے ڈبے اور نقدی غائب ہے۔ اس نے کسی چیز کو ادھر ادھر نہیں کیا، جو چیز جہاں تھی وہیں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور نے بڑے اطمینان سے اور اعتماد سے واردات کی ہے، یعنی اس نے افراتفری میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں چودھری کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور ہولے سے کہا، مجھے یہ کسی گھر کے بھیدی کا کام لگتا ہے۔ آپ کا اپنے ملازموں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہیں تو سب بھروسے کے آدمی، وہ سوچتے ہوئے بولا، لیکن یہ کمین لوگ، ہو سکتا ہے کسی کی نیت خراب ہو گئی ہو۔ میں نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا اور پچھلی طرف جہاں دیوار میں نقب لگائی گئی تھی ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی۔ پھر میں چودھری کے ہمراہ بیٹھک میں جا بیٹھا اور غیر ضروری افراد کو باہر بھیجنے کے بعد پوچھا، آپ نے حال ہی میں کسی ملازم کو نوکری سے جواب تو نہیں دیا یا سزا وغیرہ تو نہیں دی؟ ہم ملازموں کو نوکری سے جواب نہیں دیتے، سیدھا کر کے رکھتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ چند روز پہلے میں نے ایک ملازم کی چگلی کرنے پر اس کی پھینٹی لگا دی تھی، لیکن یہ کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس بات سے کسی کو اتنی بڑی جرات نہیں ہو سکتی۔ چودھری صاحب، نقب لگ چکی ہے، میں نے صورتحال کو منطقی انداز میں واضح کیا۔ جس نے جرات کرنا تھی وہ کر چکا ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا مائی کا لال ہے جس نے یہ جرات کی ہے۔ آپ کو ذاتی طور پر کسی پر شک تو نہیں؟ میں نے دیکھا میری باتوں سے اس کے چہرے کی تلخی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے میرے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ واضح طور پر تبدیل ہو رہی تھی۔ شک تو پھر سب پر ہی کیا جا سکتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ملازموں سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کر لیں۔ اس نے بغیر کسی تعامل کی اجازت دے دی۔ جس ملازم کو اس نے چند روز پہلے پھیٹی لگائی تھی اس کا نام جینوا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خاصا مضبوط جوان تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں نے باقی ملازموں کو ASI کے سپرد کیا اور جینوے کو لے کر چودھری کی اجازت سے تھانے آ گیا۔ سرکار، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے میرے استفسار پر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ادھر میں چودھری ہورا کے ڈر کی وجہ سے کھل کر کچھ گل نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا،
यहाँ खुलकर सारी बात सारी गल बता दो। झूठ बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तो ये बताओ कि चौधरी ने तुम्हें मारा क्यों था। उसने जवाब दिया, सरकार इस बात के बताने से ही तो फेंटी पड़ी थी, आपको बताऊंगा तो फिर फेंटी पड़ेगी। तुम तसल्ली रखो, मैं चौधरी को ये बात नहीं बताऊंगा। मेरे इत्मीनान दिलाने पर उसने जो किस्सा सुनाया उसका ताल्लुक नूरे लोहार से था। उसने बताया कि चंद रोज़ पहले सिद्दीक नामी एक शख्स चौधरी के पास आया और नूरे लोहार की शिकायत की। सिद्दीक एक छोटे से होटल का मालिक था और अधेड़ उम्र का एक वज़ादार शख्स था। उसने चौधरी को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ नूरा लोहार 3 अफराद के हमरा उसके होटल में आया और खाना मंगवा कर खाया। खाने के बाद वो पैसे दिए बगैर उठकर जाने लगा। होटल के बेरे ने उससे पैसे मांगे तो उसने उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और उसके हाथ में पकड़ी हुई खाने की ट्रे गिरा दी। बेरा नूरे की असलियत नहीं जानता था। उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और जवाबी थप्पड़ मार दिया। इस पर नूरे और उसके साथियों ने बेरे को बुरी तरह मारा और होटल में खूब तोड़फोड़ मचाई। आखिर में नूरे बेरे की गर्दन पर पैर रखा और उसे मजबूर किया कि वो फर्श पर गिरा हुआ खाना जानवरों की तरह मुंह से खाए। जीवने ने मुझे बताया कि ये बात सुनकर चौधरी ने सिद्दीक को कुछ पैसे दे दिए और कहा, नूरा लोहार उसका पाला हुआ कुत्ता है। मैंने उसे कुत्ता समझकर ही पाला हुआ है और आप जानते हैं कि कुत्ता मालिक के मेहमानों पर भी भौंकने से बाज नहीं आता। मैं उसे समझा दूंगा। जीवना उस वक्त आसपास ही मौजूद था। उसने ये सारी बात सुनी और सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो नूरे लोहार को पसंद नहीं करता था। उसने बाहर जाकर लोगों को मज़े से ये बात बताई कि चौधरी ने नूरे को कुत्ता समझकर पाला है। ये बात होते होते नूरे के कानों तक भी जा पहुंची। उसने जीवने को पकड़ा और मारा भी और फिर चौधरी के पास कुछ मिर्च मसाला लगाकर उसकी शिकायत भी कर दी। चौधरी ने पहले तो नूरे को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, ओए तू बंदेदा पुत्र बन जा, मैं तुझे इंतखाब में जितवाने की फिक्र में लगा हुआ हूँ और तू शोहदा और उचक्कों जैसी हरकतें करता फिर रहा है। अपने तौर तरीके ठीक कर ले। नूरा इंतहाई मक्कार शख्स था। वो चौधरी के सामने भीगी बिल्ली बन जाया करता था। उसने चौधरी के पैरों को हाथ लगाया और वादा किया कि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। चौधरी ने उसे माफ़ कर दिया और जीवने को उसकी मौजूदगी में ही फेंटी लगाई। जीवने का बयान सुनकर मैंने सोचा, हो सकता है कि जीवने ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर खुद ही चोरी की हो या किसी आदि चोर के जरिए वारदात करवाई हो। मैंने उससे कहा कि वो शाम तक थाने में ही बैठे। 11-12 बजे के करीब 2 अशखास थाने में आए। एक मुअम्मर और बारिश शख्स था और चेहरे मोहरे से नेक आदमी नजर आता था। उसने मैले से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ हाथ में पकड़ रखी थी। उसके साथी की उम्र 40-45 साल के लगभग मालूम होती थी। मुअम्मर शख्स ने अपना नाम साहिब अली बताया और रस्मी कलमात के बाद बोला, जनाब हम कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आए हैं। हमें एक जूता मिला है जो हमारे ख्याल में किसी चोर का है। आपका मतलब ये है कि आपके घर में कोई चोर घुसा हुआ था जो आपके बेदार होते ही भाग गया और अपना जूता पीछे छोड़ गया? नहीं जी, ये बात नहीं है। मैंने उसके हाथ से कपड़े में लिपटा हुआ जूता लिया और कपड़ा हटाकर उसका मुआयना किया। वो काफ़ी इस्तेमाल शुदा पम्प शू था। उसकी एड़ी और तलवे अच्छे खासे घिसे हुए थे। जी, मैंने साहब अली की तरफ देखा। इस जूते की क्या कहानी है? ये मेरे पड़ोसी शरीफ साहब हैं। साहब अली ने अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए बताया, हम रोज़ाना सुबह की नमाज से पहले ही उठ जाते हैं और सैर के लिए खेतों की तरफ निकल जाते हैं। आज हम सैर के लिए निकले तो हमने एक शख्स को देखा जिसने चादर की बुकल मार रखी थी। मुश्तबा हालत में वो एक मकान से बाहर निकल रहा था। उसने हमें देख लिया। हमें देखकर वो कुछ घबरा सा गया और तेज़ तेज़ चलने लगा। उस पर हमें शुबा हुआ। शरीफ साहब ने उसे आवाज़ दी और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। इस पर वो शख्स तेज़ी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ। शरीफ साहब भी उसके पीछे भागे, पर वो बहुत फुर्तीला शख्स था। बंदर की तरह कलांचे भरता हुआ हमारी नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन उसका ये जूता पैर से निकलकर वहीं खेतों में रह गया। क्या आपको यकीन है कि ये जूता उसी शख्स के पैर से गिरा था? हमने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा था। क्या आपने उस घर के मालिक से बात की जिस घर से ये मुश्तबा शख्स निकला था? उस वक्त हमने घर वालों की नींद ख़राब करना मुनासिब नहीं समझा, शरीफ ने जवाब दिया। लेकिन जब हम नमाज के बाद दरवाज़ा खटखटाया तो मालिक आंखें मलता हुआ बाहर आया और आते ही हमें बेनुतक सुनाने लगा, क्योंकि बकौल उसके हमने आधी रात के वक्त उसकी नींद ख़राब कर दी थी। दरअसल वो अच्छा आदमी नहीं है, साहब अली ने कहा। हमें मालूम नहीं था, वरना हम कभी उसका दरवाज़ा न खटखटाते। उस आदमी का नाम क्या है?
नूरा लोहार, आजकल वो नूरदीन भट्टी बना हुआ है। अगर इंतखाबात जीत गया तो फिर चौधरी नूरदीन भट्टी बन जाएगा। नूरे लोहार का नाम सुनकर मैं चौंक गया। मैंने दोनों हजरात को रुखसत कर दिया और एएसआई को बुलाकर एक छापा मार पार्टी तरतीब देने को कहा। एक मुश्तबा आदमी का नूरे के घर से निकलना खाली अज इल्लत नहीं था। सेपहर के वक्त हमने नूरे के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। लम्हा भर के बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला और बाहर पुलिस को देखकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वापस चली गई। चंद लम्हों के बाद नूरा बाहर आया और झूमता झामता मेरी तरफ बढ़ा। क्या बात है मलिक साहब? उसने सलाम के लिए हाथ उठाया। क्या इधर कोई वारदात हो गई है? मैंने उसे मुश्तबा शख्स का पमशू दिखाया और पूछा, इस जूते को पहचानते हो? उसने भवें सुकेड़ी और बोला, कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है। मैंने कहा, कुछ मोतबर लोगों ने इस जूते के मालिक को आज सुबह अजान से पहले तुम्हारे घर से मुश्तबा हालत में निकलते हुए देखा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी सुबह तुम्हारे घर में वो क्या कर रहा था? किसी ने ख्वाब में देखा होगा, उसने बेपरवाही से कहा। सुबह के वक्त हमारे घर में कोई नहीं आया। हाँ, याद आया मुझे, सुबह 2 नमाजी आए थे, शायद कुछ वाज़ो नसीहत करने, और तुमने उन्हें जलील करके भगा दिया। अगर नींद का मसला ना होता तो उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाकर भेजता। आप खुद सोचें, सुबह सुबह दरवाज़ा पीटना कहाँ की शराफत है। नींद का सारा मज़ा ख़राब कर दिया। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं, मैंने उससे कहा। औरतों से कहो एक तरफ हो जाए। ये नहीं हो सकता, मैं शरीफ आदमी हूँ। आप किस कानून के तहत मेरे घर की तलाशी लेने आए हैं? शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के रहने वाले गली में निकल आए। मैंने सख्ती से कहा, अगर शराफत से इजाज़त नहीं दोगे तो हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। उसने इधर उधर देखा और कुछ फासले पर खड़े एक नौजवान को आवाज़ देकर कहा, ओए जीले, ज़रा नट के जा और चौधरी निज़ामुद्दीन को बुला कर ला तो। मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, चलो अंदर, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। उसने गाली निकाली, गर्दन छुड़ाई और 4 कदम पीछे हटकर तेज़ी से कमानीदार चाकू निकाल लिया। बोला, अगर कोई आगे आया तो मैं उसकी अंतड़ियाँ निकाल दूंगा। मैंने सिपाहियों को इशारा किया और रिवॉल्वर निकाल लिया। सिपाहियों ने उसके गिर्द घेरा डाल दिया। उसने एक सिपाही पर चाकू से वार करने की कोशिश की। सिपाही पीछे हटा तो वो बड़क मारकर घेरे से निकला। एक सिपाही ने दौड़कर पीछे से उसका गिरेबान पकड़ा और उसकी कमर पर लात रसीद की। वो चाकू का वार करने के लिए पलटा। एएसआई ने उसके चाकू वाले हाथ पर रूलर से शदीद ज़रब लगाई। उसके साथ ही चाकू उसके हाथ से छूट गया और वो सिपाही के साथ लुढ़कता हुआ ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद उस पर काबू पाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। एएसआई ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। हम उसे साथ लिए हुए अंदर घुसे और औरतों को एक तरफ होने का कहकर घर की तलाशी लेना शुरू दी। वो 3 कमरों का एक मकान था। तलाशी लेने में ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं हुआ, लेकिन कोई ख़ास चीज़ बरामद नहीं हुई। घर में 1-2 मर्द और भी थे, लेकिन कोई हमारे काम में मज़ाहिम नहीं हुआ। उनमें नूरे लोहार का बूढ़ा बाप भी था। तलाशी तकरीबन ख़त्म हो गई। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि मैंने कार्रवाई करने में उजलत से काम लिया था। फिर भी मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इस सारी कार्रवाई के दौरान नूरा गालियाँ बकता रहा और हमें गज़बनाक नताइज की धमकियाँ देता रहा। उस नाकामी के बावजूद मैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। चौधरी ने उसे कुत्ता कहा था और मेरा अंदाज़ा ये था कि उसने अपनी ज़िल्लत का बदला लेने के लिए चौधरी के घर में नकब लगवाई थी। अभी उस जूते का मसला हल होना बाकी था जो उसके घर से निकलने वाले मुश्तबा शख्स के पैर से निकलकर गिर गया था। उस वक्त हम अंदरूनी बरामदे में खड़े थे और 2 आदमी बावर्ची खाने की तलाशी लेकर बाहर निकल रहे थे। उनमें एक हवलदार और एक सिपाही था। हवलदार बावर्ची खाने के दरवाजे में रुक गया और मुड़कर तनकीदी नज़रों से एक एक चीज़ को देखने लगा। मेरा ख्याल है हमने ये अनाज की कोठी नहीं देखी, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा और अंदर चल दिया। उसी लम्हे चौधरी निज़ामुद्दीन अपने चंद मुसाहिबों के हमरा मकान में दाखिल हुआ और बरहमी से बोला, मलिक साहब, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने उसे मुश्तबा शख्स का जूता दिखाया और मुख्तसर अल्फाज में तफसील बताई। जूता देखकर उसके चेहरे पर उलझन नज़र आने लगी। उसने जूते को उलट पलट कर देखा और बोला, ये जूता तो मेरे ही किसी आदमी का लगता है। ये मेरा उतरा हुआ जूता है। मेरी पुरानी चीज़ें नौकरों के काम आ जाती हैं। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि हवलदार की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी, मलिक साहब, ज़रा इधर तशरीफ़ लाइए। मैं जल्दी से बावर्ची खाने में पहुंचा। चौधरी निज़ामुद्दीन ने भी मेरी तकलीद की। बावर्ची खाने के कोने में गल्ला रखने की एक कोठी बनी हुई थी और हवलदार उस कोठी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसने हाथ में मखमल का एक डब्बा पकड़ा हुआ था
اس نے وہ ڈبہ مجھے تھمایا اور کوٹھی کے اندر سے مزید ڈبے نکالنے لگا۔ چودھری نے چوک کا ڈبہ میرے ہاتھ سے لیا، اسے کھول کر دیکھا اور بولا، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے ہمارا زیور۔ یہ یہاں کیسے پہنچا؟ واہ چودھری صاحب! میں نے کہا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ کی حویلی میں نقب لگی ہے اور آپ ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ زیور یہاں کیسے پہنچا؟ چودھری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ کارستانی نورے کی ہے؟ نورا برآمدے میں 2 سپاہیوں کی نگرانی میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے یہ نورے کے کسی ساتھی کا کام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہو۔ نورا شور مچانے لگا کہ اس نے یہ واردات نہیں کی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زیور وہاں کیسے پہنچا، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ چودھری کو غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ حیران بھی تھا۔ میں تو اس کمینے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، گندگی کا کیڑا صاف جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ اس نے آپ سے اپنی ذلت کا انتقام لیا ہے۔ آپ نے اسے کتا کہا تھا، کتا سمجھ کر پالا تھا۔ میرا خیال ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کتا اگر پاگل ہو جائے تو مالک کو کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ چودھری نے ہاتھ میں اس وقت جوتا پکڑا ہوا تھا، اس نے اسی جوتے سے نورے کو مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے دھمکیاں دینے والا نورا بھوس بھرے بندر کی طرح ہو گیا۔ وہ جوتے بھی کھا رہا تھا اور اپنی بے گناہی کی قسمیں بھی کھا رہا تھا۔ چودھری کا ہاتھ تھک گیا تو اس نے کہا، ملک صاحب، آپ اسے تھانے لے جائیں اور اچھی طرح اس کے پھیٹی لگائیں اور اس کے ساتھی کا بھی پتہ لگائیں۔ میں اسے سزا دلوائے بغیر نہیں چھوڑوں گا، ہمارا کتا اور ہمیں ہی کاٹے۔ میں نے چند معززین کو بلا کر مشیر نامہ تیار کیا، مال مسروقہ ایک گٹھری میں باندھا اور نورے لوہار کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ابھی مشتبہ شخص کے جوتے کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک ASI کو جوتا دے کر حویلی بھیج دیا تاکہ وہ ملازموں سے اس جوتے کے بارے میں پتہ کر سکے۔ چودھری کے بیان سے یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ یہ جوتا اس کے کسی ملازم کا ہی تھا۔ نورا لوہار بالکل ڈھیسا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ در حقیقت اندر سے وہ ایک گدھا تھا جس نے شیر کی کھال پہن رکھی تھی اور وہ کھال چودھری کی پشت پناہی تھی۔ اس کے ظلم اور زیادتیاں میری نظروں میں تھی۔ اس نے غریبوں پر اور کمزوروں پر بڑے ظلم کیے تھے، شرفا کی پگڑیاں اچھالی تھی، ایک معصوم عورت کا قتل بھی اس کی گردن پر تھا۔ میں اس سے اس کے سارے جرائم کا اقبال جرم اسی سے کروانا چاہتا تھا، نیز اس سے اس کے ساتھی کے بارے میں بھی پوچھنا تھا جو ASI جوتے کے بارے میں پتہ کرنے گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے ایک حیرت انگیز بات بتائی کہ وہ جوتا جیونے کا تھا۔ جیونا ابھی تھانے میں ہی تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور جوتے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جوتے پر نظر ڈالی اور بولا، یہ تو میرا ہی جوتا ہے جی، چودھری صاحب نے مجھے دیا تھا۔ بات الجھ گئی تھی۔ جیونا نورے کا ساتھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بیری تھے، پکے دشمن۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جیونا نورے کے گھر میں کیا کرنے گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے یہ جوتا ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ نہیں سرکار، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ آج صبح اذان سے پہلے 2 معزز آدمیوں نے تمہیں نورے کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے تمہیں آواز دی تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم نورے کے گھر میں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ جھوٹ ہے جی، میں اپنے کوٹھے میں تھا۔ آپ بے شک میری گھر والی سے پوچھ لیں۔ میں اذانوں کے وقت اٹھا اور بھینسوں کے لیے چارہ تیار کیا۔ میں نے اسے دھمکایا تو قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا کہ سارے ملازم اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ رات کو حویلی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ غالباً حویلی کے کسی دوسرے ملازم نے یہ جوتا پہن کر کارروائی کی تھی۔ میرے استفسار کے جواب میں جینوے نے کہا کہ جوتا اس نے کوٹھی میں رکھا تھا اور دوسرا جوتا بھی وہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات تفتیش طلب تھی، اس لیے میں نے اسے ایک ASI کے حوالے کیا اور اس بھاگ دوڑ میں خاصا اچھا وقت بیت گیا۔ میں نے نورے کو ایک حوالدار کے سپرد کیا اور خود آرام کرنے کے لیے گھر چلا گیا۔ آرام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں نورے سے رات کے وقت پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں رات 11 بجے دوبارہ تھانے پہنچا اور نورے کو پوچھ گچھ کے لیے کمرے میں طلب کیا۔ 2 مضبوط قسم کے حوالدار بھی کمرے میں بلا لیے۔ حوالدار نے نورے کے ہاتھ چھت سے لٹکنے والے 2 کڑوں میں ڈال کر انہیں اتنا اونچا کر دیا کہ نورا صرف پنجے فرش پر لگا سکتا تھا۔ ہاں بھائی، تو نورے بدماش، اب بتاؤ۔ ہاں بتاؤ، اس سے پہلے کہاں کہاں چوریاں کی ہیں تم نے؟ جناب، میں چور نہیں ہوں۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر پوچھا، چور نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟
उस पर थप्पड़ का मुतलक असर नहीं हुआ। बोला, मैं चौधरी का आदमी हूँ जनाब, जो कुछ करता हूँ चौधरी के हुक्म पर करता हूँ। हवलदार ने उसे पीछे से लात रसीद की। ओए, ये चौधरी का आदमी क्या होता है? मैंने पूछा। तूने चौधरी से निकाह पढ़वा रखा है? नहीं जी, मेरा मतलब है मैं चौधरी का खास आदमी हूँ। एएसआई ने उसकी पसलियों पर मुक्का मारा और बोला, ये सरकारी सांड है जी, उसने गरीबों पर बड़े जुल्म किए हैं। हुजूर, मैंने चौधरी के हुक्म से ही सब कुछ किया है, मैंने उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं किया। वो अपने सारे कारनामे चौधरी के सर थोपने पर तुला हुआ था और किसी हद तक ये बात सही भी थी। उसकी सारी फूं फां चौधरी के दम से ही थी। मैंने पूछा, ये तुमने चौधरी की हवेली में सेंध किसके हुक्म से लगाई थी? ये हरकत मैंने नहीं की, उसने कहा। मैंने उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा। माल किसके घर से बरामद हुआ है? माल तो जी मेरे ही घर से बरामद हुआ है। एएसआई ने कहा, जनाब, इसने किसी आदि चोर से ये काम करवाया है। मैंने कहा, चौधरी ने तुम्हारे बारे में ये कहा था कि तुम उसके पाले हुए कुत्ते हो और उसने तुम्हें कुत्ता समझकर पाला है। ये बात सुनकर तुम खुश हुए थे या नाराज़? जनाब, इतनी बड़ी गाली सुनकर कौन खुश हो सकता है, लेकिन मैंने उसकी टांग पर ठुड्डा मारा और कहा, हम ये क्यों ना समझ ले कि तुमने उस गाली का बदला लेने के लिए चौधरी के घर में सेंध लगवाई है। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने उसे एक और ठुड्डा मारा। ओए, तेरे जैसे बेईमान और बदकिरदार की कसमों का क्या भरोसा? अपने साथी का नाम बता, वरना यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। आज सुबह 2 नमाजियों ने एक शख्स को तुम्हारे घर से निकलते देखा था। वो नमाजियों को देखकर भागा था तो उसका एक जूता पीछे रह गया। हमने उस जूते की मदद से उसका सुराग लगा लिया है। मैं सारी बात समझ गया हूँ जी। ये सारा खेल चौधरी ने मुझे फांसने के लिए खेला है। उसने अपने किसी आदमी के ज़रिए सेंध लगवाई है और माल मेरे घर में रखवा दिया। वो किसी दूसरे आदमी को इंतखाब में खड़ा करना चाहता था, लेकिन मैं बैठने पर तैयार नहीं था। जो जूता आपको मिला है वो उसी के आदमी का है। जब आपने उसे जूता दिखाया तो उसने खुद ही ये बात कही थी, आप उसके आदमी को मेरे हवाले कर दें, मैं एक दिन में उसे सीधा कर दूंगा। एएसआई ने उसके पेट में घूसा रसीद किया और बोला, पहले हम तुझे ना सीधा कर दें? उसके मुंह से हल्की सी पहली बार कराह की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, तुम दुकानदारों से भत्ता वसूल करते थे? उसने कहा, नहीं जनाब, मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। यानी दुकानदार तुम्हें खुशी से भत्ता देते हैं? मैं तो जी आप लोगों के हुक्म पर काम करता हूँ। रुपए में 12 आने आपके आदमी वसूल कर लेते हैं। हवलदार ने बड़े ज़ोर से उसकी कमर पर लात जमाई और बोला, ये झूठ बकता है जी, हम लोगों को बदनाम करना चाहता है। हवलदार ने पहली बार ज़ोर से लात रसीद की थी। नूरा लात खाकर हिल गया। बोला, मार लो बच्चों, मार लो। वो क्या कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। मैं लोहार का पुत्र हूँ, लोहे का बना हुआ हूँ। जब मेरी बारी आएगी तो एक भी नहीं सह सकोगे। तुम भी भत्ते में हिस्सेदार हो। हवलदार ने उसकी पसलियों में ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। वो चीख उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पूछा, शाकिर अली की दुकान में आग किसने लगाई थी? पहले उसने इनकार किया, मगर थोड़ी सी फेंटी के बाद उसने मान लिया कि आग उसी ने लगाई थी। मैंने पूछा, सिद्दीक होटल वाले के बेरे को किसने मारा था? जनाब, उसने बदतमीजी की थी। तुमने खाने के पैसे दिए थे? मैं पैसे निकालने लगा था, मगर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, लिहाजा मैंने उसकी पिटाई कर दी। तुम वाकई कुत्ते हो, कुत्ते, एएसआई ने कहा। उसने कभी किसी शरीफ आदमी का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा? तुम जैसे का ही क्यों पकड़ लिया? ये बात तो उसी को मालूम होगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। अभी और बहुत सारी बातें हैं। तुमने डॉक्टर बशारत और उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसकी तफसील भी जानना चाहता हूँ। सुबह तक सारी बातें अच्छे से सोच कर रखो। लोहार बनकर नहीं सोचना, इंसान बनकर सोचना। जब तक सच नहीं बोलोगे यहाँ पर लटके रहोगे। वो चीखने लगा और हर बात बताने का इकरार कर रहा था। मुझे मालूम था कि वो इतनी आसानी से सीधी तरह राह पर नहीं आने वाला। मैं रात के अमले को उसके बारे में हिदायत करके अपने घर चला गया। सुबह को जब मैंने नूरे लोहार को अपने कमरे में बुलाया तो उसका लोहा खासा नरम हो चुका था। उसकी आंखों में नींद नाच रही थी और कुव्वत मुज़ाहमत कमज़ोर पड़ चुकी थी। मैंने कहा, क्यों भाई नूरे, तुम्हारी याददाश्त ठीक हो गई या अभी भी कोई कसर बाकी है? जनाब, याददाश्त तो पहले ही ठीक थी, उसने जवाब दिया। मैं तो रात में ही आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार था। हमें कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा। आज का दिन और सोच लो। जनाब, मुझ पर रहम करें, मैं सारी रात नहीं सोया, सारा पिंडा अकड़ गया है। बच्चू, तूने शरीफ लोगों की नींदें हराम कर रखी थी। अगर तुझे 2-4 दिन 2-4 रातें जागना पड़ जाए तो कौन सी आफत आ जाएगी? अभी तो पहली ही रात है। उसने खौफ से आंखें फैलाईं और पूछा, क्यों जी, मुझे अभी और जागना पड़ेगा? ये थाना है, थाना। यहाँ हम बदमाशों को और लोफरों को बिस्तर नहीं दिया करते। उसने रोते हुए कहा,
او جناب، میں مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کریں۔ رات کو آپ کے جانے کے بعد حوالدار نے مجھے بہت مارا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے بھتے کی بات کیوں بتائی، اس کا بھی بندوبست کر لیں گے۔ میں نے کہا تم اپنی بات کرو، رحم اس پر کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دینا، صحیح صحیح جواب دے دینا۔ اگر جھوٹ بولا تو اس دفعہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ میں سچ بولوں گا جی۔ صدیق ہوٹل والے کے بیرے کو کس نے مارا تھا؟ جی میں نے مارا تھا۔ چودھری میرے ان کاموں سے خوش ہوتا تھا، میں اسی کی شے پر یہ سارے کام کیا کرتا تھا۔ اوئے، چودھری نے تو صدیق ہوٹل والے کو اپنی جیب سے کھانے کے پیسے دیے تھے اور اس کے سامنے تمہیں کتا بھی کہا تھا۔ وہ کیسے ان برے کاموں کی تم کو شے دے سکتا ہے؟ ملک صاحب، آپ چودھری کو نہیں جانتے، وہ بہت اونچا سیاستدان ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ شریفوں کو لوٹو اور انہیں تنگ کرو۔ جب وہ لوگ اس کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں تو ان کے سامنے ہمیں گالیاں نکالتا ہے اور ان کو تسلیاں دیتا ہے۔ اگر اس کا کوئی آدمی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو اسے چھڑوا بھی لیتا ہے۔ اس ڈرامے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ اسے نیک، خدا ترس اور صاحب اختیار سمجھے، یعنی اس کی شان بڑھتی رہے اور ہماری مٹی پلید ہوتی رہے۔ ASI نے غصے سے کہا، اور ایک کھتے دیا کھرا، جب تمہیں یہ سب کچھ پتا ہے تو پھر اس کے اشاروں پر کیوں ناچتے ہو؟ حضور، کچھ روٹی بھی تو کمانی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر بشارت اور اس کی بیوی کے ساتھ جو سلوک تم نے کیا وہ کس کے پر کیا تھا؟ اس نے ذرا تأمل کیا، پھر بولا، وہ بھی چودھری کے حکم پر کیا تھا۔ چودھری نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنا نام واپس لے لے۔ چودھری نے اسے رقم بھی پیش کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر چودھری نے ہمیں بھیجا کہ جا کر اس کا دماغ ٹھیک کرو۔ میں اس کام میں اکیلا نہیں تھا۔ اور کون کون تھا تمہارے ساتھ؟ اس نے 4-5 نام گنوائے، ان میں چودھری کے بھانجے کا نام بھی شامل تھا۔ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ چودھری کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حسب سابق ترے دار پگڑی، سیاہ شیروانی اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ واضح طور پر اس نے نورے کی بات سن لی تھی کیونکہ اس نے آتے ہی چھڑی سے ایک زوردار ضرب نورے کو لگائی تھی۔ ملک صاحب، اس کتے کو الٹا لٹکا کر مارے۔ چودھری صاحب، میں اپنے کام کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا۔ آپ اپنی چھڑی کو اپنے قابو میں رکھیں۔ نورے کا کہنا ہے کہ اس نے ساری بدماشیاں اور جو ظلم کیے ہیں وہ آپ کے ایما پر، آپ کے کہنے پر کیے ہیں۔ اچھا، اس نے تلخی سے کہا، تو پھر ایسا کریں کہ اسے چھوڑ دیجئے اور مجھے گرفتار کر لیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ کو تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس نے اور آپ کے دیگر 5 آدمیوں نے ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ بشارت علی کی حاملہ بیوی اس ظلم کی تاب نہ لا کر اگلے روز فوت ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ ان لوگوں میں آپ کا بھانجا بھی شامل تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کارروائی آپ ہی کے حکم پر کی گئی تھی۔ ملک صاحب، کیا آپ اس کمینے اور بدماش کی بیان پر ایک معزز صاحب حیثیت شخص پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ چودھری صاحب، یہ کمینہ بدماش ایک روز پہلے تک آپ کا منظور نظر تھا۔ آپ نے اس کا نام نور دین بھٹی تجویز کیا تھا اور اسے الیکشن میں کامیاب کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ جب آپ اس کی خاطر تھانے میں آئے تھے تو آپ نے اسے بے گناہ اور معصوم قرار دیا تھا۔ چھوڑے ملک صاحب، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اس شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ سند آپ نے خود لگوائی ہے، میں نے مزید کہا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہوگی کہ ہمیں جو جوتا اس گلی سے ملا ہے وہ آپ کے ملازم جیونے کا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ ساری رات حویلی سے باہر نہیں نکلا۔ یہ بات اس نمک حرام نے کہی ہے؟ چودھری نے ایک بار پھر اسے چھڑی سے مارنا چاہا۔ یہ کتے کا بچہ مجھ پر الزام لگاتا ہے؟ اس دفعہ نورے نے چھڑی اس کے ہاتھ سے چھین لی اور گھٹنے پہ مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اطمینان سے بولا، کتوں کو ہر طرف کتے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف، کوئی ڈر کچھ نہیں تھا۔ چودھری کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی چھڑی کو اور کبھی نورے کو دیکھتا تھا۔ نورا بھی پوری طرح آنکھ کھول کر اسے گھورنے لگا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ نورے کا دماغ الٹ چکا ہے، اب وہ چودھری کا کتا نہیں رہا۔ نورے، تو نے میری چھڑی توڑ کر اچھا نہیں کیا، چودھری نے کہا اور تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ اگلے روز خبر ملی کہ نورے کی 14-15 سالہ بہن نذیرہ اغوا ہو گئی ہے۔ یہ خبر تھانے میں بند نورے نے بھی سنی اور کچھ نہیں بولا۔ بات بڑی واضح تھی کہ نذیرہ کو چودھری نے اغوا کرایا تھا۔ نورے کا بوڑھا باپ تھانے میں اغوا کی رپورٹ درج کروانے آیا۔ اس کے ساتھ 2 نوجوان بھی تھے۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد انہوں نے نورے سے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ نورے سے بات کر کے چلے گئے۔ بعد میں حوالات کے سامنے
ड्यूटी देने वाले सिपाही ने मुझे बताया कि नूरे ने चौधरी को धमकी आमेज पैगाम भिजवाया था। उसने कहा था कि अगर शाम तक उसकी बहन घर ना पहुंची तो अच्छा ना होगा, लेकिन चौधरी ने उसकी धमकी की कोई परवाह नहीं की। रात को नूरा हवाला से फरार हो गया। शबीना इंचार्ज के मुताबिक गश्ती सिपाहियों ने रात के 12 बजे 2 मुश्तबा नौजवान को गिरफ्तार किया और उन्हें हवालात में बंद करने के लिए थाने लेकर आए थे। लेकिन जब हवालात का दरवाज़ा खोला गया तो नूरा लोहार बाहर आ गया। उन तीनों ने बड़ी तेज़ी के साथ हवालात के सामने मौजूद सिपाहियों को बेबस किया और 2 सिपाहियों की राइफलें छीनकर फरार हो गए। इस जगह एक ज़मनी बात का जिक्र करना ज़रूरी मालूम होता है। बाद में मुझे उन गश्ती सिपाहियों पर शक हुआ जो मुश्तबा 2 नौजवान को गिरफ्तार करके लाए थे। इस सिलसिले में जब तफ्तीश की गई तो मेरा शक सही साबित हुआ। सिपाहियों ने नूरे के एक आदमी से रिश्वत ली थी और उसे फ़रार होने में मदद की थी। उन दोनों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। ताहम ये एक अलग कहानी है। मुझे तकरीबन निस्फ घंटे के बाद फ़रार की इत्तला मिली। इस अरसे में नूरा अपना काम कर चुका था। वो अपने साथियों के हमरा सीधा चौधरी की हवेली पहुंचा। तीनों दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और सबसे पहले चौकीदार पर काबू पाकर उसकी डबल बैरल शॉटगन छीन ली। फिर उन्होंने हवेली का अंदरूनी दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चौधरी के इकलौते बेटे ने खोला। नूरे ने दरवाज़ा खुलते ही उसे शूट कर दिया। चौधरी का 26-27 साला गबरू जवान 2 गोलियां खाकर दरवाजे पर ही ढेर हो गया। गोलियां चलने की आवाज़ें सुनकर हवेली में खलबली मच गई। चौधरी की 3 बेटियां थीं, जिनमें से एक शादीशुदा थी और अपने घर में रहती थी। नूरे को हवेली का सारा नक्शा मालूम था। वो सीधा लड़कियों के ख्वाबगाह में घुसा और छोटी लड़की को, जिसकी उम्र 18-19 साल के लगभग थी, काबू कर लिया। चौधरी रिवॉल्वर हाथ में पकड़े नंगे पैर और नंगे सर मौके पर पहुंचा। उसने देखा कि नूरे के दोनों साथी बंदूकें ताने खड़े थे और नूरे ने उसकी नौजवान बेटी को अपनी ढाल बना रखा था। लड़की चीख रही थी। चौधरी रिवॉल्वर फेंक दे, नूरे ने गरजदार आवाज़ में कहा, नहीं तो मैं तेरी बेटी का गला घोट कर ख़त्म कर दूंगा। चौधरी की बीवी और हवेली की मुलाजिम भी वहां पहुंच गए, लेकिन किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि राइफलों के सामने दम मारते। नूरे, इस हरकत से बाज आ जा। तूने मेरा नमक खाया है। मेरे साथ आराम से बैठकर बात कर। मैं तुझे पुलिस से छुड़ा लूँगा, मुकदमा ख़त्म करवा दूँगा। चौधरी को अभी अपने बेटे की मौत का इल्म नहीं था। नूरे ने गरजदार आवाज़ में कहा, चौधरी, अब और मुकदमे दर्ज होंगे। तो मुझे पुलिस से क्या छुड़ाएगा? मेरे बाजुओं में बहुत दम है। रिवॉल्वर जल्दी से नीचे फेंक दे, वरना तेरी बेटी की लाश गिरेगी। चौधरी ने रिवॉल्वर फेंक दिया, लेकिन नूरे ने लड़की को नहीं छोड़ा और बोला, मेरी बहन कहाँ है? मम्मा, मैं तेरी बहन के बारे में कुछ नहीं जानता। चौधरी रिवॉल्वर फेंकने के बाद ढीला पड़ गया। नूरे ने रिवॉल्वर उठा लिया और बोला, अगर तुझे मेरी बहन का पता नहीं तो फिर ये लड़की हमारे साथ जाएगी। जो हशर मेरी बहन का होगा, यही इस लड़की का भी होगा। चौधरी की बीवी मुसलसल चीख रही थी। नूरे ने अपने साथियों को चलने का इशारा किया और ख़ुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नूरे, रुक जा, चौधरी ने कहा, मैं तेरी बहन के बारे में पता करवाता हूँ। तू पता नहीं करेगा, हम तेरे साथ चलेंगे। नज़ीरा हवेली के एक कमरे में बंद थी। नूरे ने अपनी बहन को देखे बगैर चौधरी की बेटी को नहीं छोड़ा। नज़ीरा ने नूरे के पूछने पर बताया कि वो खैरियत से है और उसकी इज्जत भी महफूज है। नूरे ने जाते जाते चौधरी से कहा, चौधरी, अब मैं तेरा कुत्ता नहीं रहा, मैं शेर बन चुका हूँ। मैं जंगलों में जा रहा हूँ। मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुँचा तो मैं तेरी तीनों बेटियों को उठाकर ले जाऊँगा। जाने से पहले उसने चौधरी की तिजोरी भी खाली करवा ली। जब हम हवेली पहुँचे तो वहाँ मातम बपा था। ये सारी तफसील जो आपने सुनी है, ये मुख्तलिफ लोगों के बयानात से मेरे इल्म में आई थी। और यूँ नूरा लोहार नूरा डाकू बन गया। जिस शख्स की वजह से डाकू बना, वो शख्स भी उसके शर से महफूज न रहा। हमने ज़ेली पुलिस हेडक्वार्टर के ताउन से नूरे के पीछे कई पुलिस पार्टियां रवाना की, मगर कोई कामयाबी ना हुई। चंद रोज़ के बाद नूरे का ख़ानदान भी कस्बा छोड़कर चला गया। बेटे की मौत के सबब चौधरी को सख्त सदमा पहुंचा, ताहम उसके तौर तरीक़ों में कोई फ़र्क न आया। नूरे के जाने के बाद उसने 2 और बदमाश पाल लिए। शायद ये उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि सियासी रकाबतों और ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से ये लोग गुंडा पालने पर मजबूर होते हैं। चंद हफ्तों के बाद नूरे डाकू की वारदातों की खबरें मिलने लगी। उसने जो रास्ता इख्तियार किया था या जो रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुआ था, उसमें डकैतियों के बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। चौधरी के घर जो नकब लगी थी, वो नूरे के फ़रार के बाद मौमा बन गई थी।
जीवने के बारे में हमने हर तरह की तफ्तीश कर ली। वो ज़ाती तौर पर इस वारदात में मुलविस नहीं था। जूते का मामला भी हल नहीं हुआ था। जोड़े का दूसरा जूता जीवने की कोठी में ही मौजूद था और उस पर जमी हुई गर्द इस बात को जाहिर कर रही थी कि वो जूता कई रोज़ से इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस छानबीन से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चोर ने वो जूता भी चोरी किया था और हमें गलत रास्ते पर लगाने के लिए उसने उसको गली में फेंक दिया था। ये भी मुमकिन था कि वो चौधरी या नूरे को गलतफहमी में मुब्तला करना चाहता था। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि नूरे के घर से जो मसरूका जेवर बरामद हुआ था वो चौधरी के बयान के मुताबिक पूरा नहीं था, यानी कुछ जेवर कम थे। इस बात का जिक्र का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। तकरीबन 6 या 7 माह बाद करीबी इलाके के पुलिस ने एक शख्स को मसरूका जेवरात फ़रोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जब उस शख्स से पूछगछ की गई तो उसने बताया कि मज़कूरा जेवर उसने चौधरी निज़ामुद्दीन के घर से चोरी किया था। इस बात की तस्दीक और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये शख्स हमारे सुपुर्द कर दिया गया। उसने अपना नाम अशरफ खान बताया। उसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि उसकी उम्र 45 और 50 साल के दरमियान थी और वज़ाक़ता से वो माकूल आदमी मालूम होता था, यानी वो रिवायती चोरों से खासा मुख्तलिफ नज़र आता था। उसका जिस्म दुबला पतला और कद दरमियाना था। मैंने जब उसे पूछगछ के लिए बुलाया तो उसने आजिज़ से कहा, जनाब आली, मैं उधर से बहुत ही मार खाकर आया हूँ। अगर आपने भी यही काम किया तो बंदा फौत हो जाएगा और कफन दफन का इंतज़ाम आपको ही करना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर सच बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। यही तो सारा मसला है। उसने कहा, मैं सच बोलूँगा तो आप यकीन नहीं करेंगे और मुझे झूठ बोलने पर मजबूर करेंगे। मालूम होता है कि तुम्हें थाने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। आप सही फरमाते हैं जनाब। मैंने 15 साल चोरियां की हैं और 5 साल जेल में गुजारे हैं। उसकी साफगोई पर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम आदि चोर हो? था, उसने जवाब दिया। 13 साल पहले मैं तौबा कर चुका हूँ। फिर दोबारा चोरी क्यों की? उसके चेहरे पर कुर्ब के आसार नमूदार हो गए। कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर बोला, हालात ने मजबूर कर दिया था। क्या घर में तंगी आ गई थी? मैंने पूछा। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। वो ख्यालों में खो सा गया। मैंने फैसला किया था कि चोरी का माल अपने पास नहीं रखूंगा, मगर आखिरी वक्त पर शैतान ने बहका दिया और मैंने चंद चीज़ें उसमें से निकाल ली। इसी वजह से मैं पकड़ा भी गया। नूरे से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? वही जो एक शरीफ आदमी का किसी बदमाश से हो सकता है। अशरफ खान, बुझारते नहीं डालो, सीधी बात करो। मैंने कहा, जनाबे आली, बात ज़रा लंबी है। अगर आपके वक्त का हर्ज ना हो तो मैं अर्ज़ करने की जुरात करूं। मैंने उससे कहा कि मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ। उसने तफसील बताते हुए कहा कि वो 14-15 साल की उम्र में जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ था। उसके वालिदैन इंतहाई गरीब और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जब वो 5-6 साल का था तो उन्होंने उसे एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दिया जो एक सर्कस में जिस्मानी करतब दिखाता था। उसने उसे हर किस्म के जिस्मानी करतब सिखाए और खूब माहिर बना दिया। लेकिन उसकी बदकिस्मती के 13-14 साल की उम्र में वो एक माहिर नकबज़न के हत्थे चढ़ गया। उस नकबज़न ने महसूस किया कि लड़का अपनी जिस्मानी महारत की वजह से उसके बहुत काम आ सकता है। लिहाजा उसने अशरफ को अपने साथ मिला लिया और उसे चोरी और नकबज़नी में माहिर बना दिया। वो बंदर की तरह फुर्तीला था, बड़ी आसानी से दीवारों और छतों पर चढ़ जाता था, रोशनदानों से बंद कमरों में कूद जाता था, फ़िज़ा में कलाबाजियाँ लगा सकता था, दौड़ने में चीते की तरह तेज था। चोरी और नकबज़नी के साथ साथ उसने जेबें काटने का फ़न भी सीखा। उसका कमाल ये था कि वारदात के दौरान कभी काबू नहीं आता था। अपनी जुराइम की ज़िंदगी में उसे 2 दफ़ा सज़ा हुई थी और दोनों दफ़ा अपने साथियों की वजह से वो गिरफ़्तार हुआ था। 25 साल की उम्र में उसने शादी कर ली। उसकी बीवी गरीब मगर पढ़ी लिखी और नेक सीरत लड़की थी। उसने शादी के फ़ौरन बाद अशरफ खान को चोरी चकारी का पेशा तर्क करने की तलकीन शुरू कर दी। 1 साल के बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने अज़रा रखा। वो बड़ी खूबसूरत और नेक बच्ची थी। अशरफ खान ने मुझे बताया कि जब वो अपनी नेक सीरत बीवी और खूबसूरत बच्ची को देखता तो उसे अपने पेशे से नफ़रत होने लगती और वो अक्सर सोचता कि जब उसकी बेटी बड़ी होगी तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी। जब कोई उससे पूछेगा कि उसका बाप क्या काम करता है तो वो क्या जवाब देगी? क्या ये कहेगी कि उसका बाप एक चोर है? ये उस सोच का नतीजा था। जब अज़रा 5 साल की हुई तो अशरफ खान ने जुराइम से तौबा कर ली और अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह चला गया। उसने अपनी बेटी को तालीम दिलाई और तकरीबन 1.5 साल कब्ल डॉक्टर बशारत से उसकी शादी कर दी।
डॉक्टर बशारत और उसकी बीवी अज़रा का जिक्र आप इब्तिदाई कहानी में सुन चुके हैं। अशरफ खान इस बात पर बहुत खुश था कि उसकी बेटी की अच्छी जगह शादी हो चुकी है, लेकिन 8-9 माह कबल जब उसे अज़रा की अचानक मौत की खबर मिली तो उसे और उसकी बीवी को नाकाबिले बयान सदमा पहुंचा। उसके दामाद बशारत अली ने अपने साथ पेश आने वाले सानहा के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अज़रा की वफ़ात के बाद वो कस्बा छोड़कर अपनी ससुराल चला गया था और वह हर वक्त बुझा बुझा सा रहने लगा था। फिर एक रोज़ उसने खामोशी से खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद अशरफ खान की बीवी को उसके सामान से चंद कागजात मिले जिनमें नूरे और चौधरी निज़ामुद्दीन के जुल्मों का अहवाल दर्ज था। अशरफ खान ने बताया कि जुल्म की ये दास्तान पढ़कर उसके सीने में आग सी लग गई। उसे न नींद आती थी न भूख लगती थी। चंद रोज़ परेशान रहने के बाद वो हमारे कस्बे में आ गया। नूरे से इंतकाम लेने की तदबीरें सोचने लगा। उसने किसी को ये बात नहीं बताई थी कि वो डॉक्टर बशारत अली का ससुर था, ताहम वो लोगों से मिलकर नूरे के बारे में मालूमात इकट्ठी करते रहता था। उसने कहा कि अगर वो चाहता तो रात के अंधेरे में नूरे को कत्ल कर सकता था, लेकिन ये बात उसके उसूल के खिलाफ थी। जिस उस्ताद ने उसे नकबजनी सिखाई थी उसने पहली बात यही कही थी कि देख बच्चा, कभी भूल कर भी किसी इंसान को कत्ल न करना। कातिल कानून से नहीं बचता, लेकिन अगर वो कानून से बच भी जाए तो सारी ज़िंदगी उसकी अजाब बनी रहती है। अशरफ खान ने कहा कि मैंने लड़कपन में ही अपने पल्ले ये बात बांध ली थी और इंसान पर कभी वार नहीं किया और इससे हमेशा गुरेज किया। यही वजह थी कि उसने अपनी बेटी और अपने दामाद के कातिलों पर भी हाथ नहीं उठाया। उसे मालूम था कि नूरा लोहार नूरदीन भट्टी बनकर इंतखाब लड़ रहा था और चौधरी की पुश्तपनाही की वजह से उसका जीतना यकीनी था। अशरफ खान ने सोचा कि अगर नूरा इंतखाबात जीत गया तो उसके इख्तियारात में इजाफा हो जाएगा और वो लोगों पर पहले से ज़्यादा जुल्म ढाएगा, लिहाजा उसे सबसे पहले उस काम में उसे फेल करना ज़रूरी था। अशरफ खान ने चौधरी के मुलाजिमों से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। उन मुलाजिमों में अल्लाह रखा नामे एक मुलाजिम भी था। वो मिस्कीन सूरत और सीधा सा आदमी था। अशरफ खान को पता चला कि अल्लाह रखा मगरिब की नमाज के बाद एक हलवाई की दुकान पर दूध पीने जाता है। एक शाम अशरफ खान भी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया और एक प्याला दूध का लेकर अल्लाह रखा के पास बेंच पर जा बैठा। कुछ देर दोनों खामोशी से दूध पीते रहे। 3-4 गाहक दूसरे बेंच पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अशरफ खान ने अल्लाह रखे को सलाम किया और राज़दाराना लहजे में कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, पर डर भी लगता है। चाचा, क्या बात है? अल्लाह रखे ने पूछा। और डर किस बात से लगता है? अशरफ खान ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम शक्ल और सूरत से शरीफ आदमी लगते हो, इसलिए मैंने तुमसे बात करने की हिम्मत की है। मुझे उम्मीद है कि तुम किसी और से इस बात का जिक्र नहीं करोगे। मुझे चुगलखोरी की आदत नहीं है चाचा। अशरफ खान अल्लाह रखे के करीब सरक आया और मज़ीद धीमी आवाज़ में बोला, बात यह है कि मेरी जवान बेटी अगवा हो गई है। उसकी उम्र 16-17 साल के करीब है। रंग गोरा चिट्टा, नाक में सोने की नथ। परसों जब वो घर से गायब हुई तो उसने हरे रंग का फूलदार सूती जोड़ा पहना हुआ था, गले में चांदी का कड़ा था। मैं और मेरी बीवी उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। किसी ने मुझे बताया है कि सलीमा को इस बस्ती के किसी बदमाश ने अगवा किया है। अल्लाह रखा नौजवान और गैर शादीशुदा था। लड़की के जिक्र से उसके दिल में दिलचस्पी पैदा हुई। उसने हौले से कहा, चाचा, इस बस्ती में तो एक ही बदमाश है और उसका नाम नूरा लोहार है। अगर उसने तेरी बेटी को अगवा किया है तो फिर मामला बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो मैंने तुमसे बात की है। तुम जवान आदमी हो, तुम्हारे 2-4 यार बेली भी होंगे। ये मुश्किल है, अल्लाह रखा ने कहा, बहुत मुश्किल है। मैं शरीफ आदमी हूँ और चौधरी निज़ामुद्दीन का नौकर हूँ। अगर मैंने नूरे के मामले में दखल दिया तो चौधरी मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। नूरा चौधरी का ख़ास आदमी है। अशरफ खान चुप सा हो गया। दूध ख़त्म करने के बाद उसने अल्लाह रखा के दूध के पैसे भी अदा कर दिए और उसके साथ एक तरफ चल पड़ा। दोनों बातें करते हुए चौधरी की हवेली के करीब पहुँच गए। अल्लाह रखा रुक गया। अशरफ खान हवेली की तरफ देखते हुए बोला, हवेली तो बहुत बड़ी है। अगर नूरा चौधरी का ख़ास आदमी है तो उसने मेरी बेटी को इस हवेली में छुपा रखा होगा। हवेली में ऐसी कोई लड़की नहीं आई, अल्लाह रखा ने कहा। अगर आती तो मुझे ज़रूर पता चल जाता। कोई रोने पीटने की आवाज़ ही आ जाती। हवेली में ज़रूर कोई खुफिया कमरा होगा। अशरफ खान असल मकसद की तरफ आ गया। वो हवेली के कमरों का हाल जानना चाहता था। कोई तहखाना वगैरह तो होगा। तहखाना तो कोई नहीं है। कमरे मेरे सारे देखे भाले हैं। मैं कई दफ़ा जाले वगैरह साफ़ करने के लिए अंदर जा चुका हूँ।
अल्लाह रखा अशरफ की बातों में आ चुका था। अशरफ खान उससे एक एक कमरे के बारे में पूछने लगा, यहाँ तक कि वो अपने मतलब के कमरे का हाल भी मालूम करने में कामयाब हो गया। इस पहली मुलाकात के बाद अशरफ खान ने रोज़ाना अल्लाह रखे से मिलना शुरू कर दिया। बातों के दौरान उसे नूरे और जीवने के तनाज़े का इल्म भी हुआ। ये भी पता चला कि चौधरी ने नूरे को कुत्ता कहा था, और ये बात जीवने के ज़रिए नूरे के इल्म में आ चुकी थी, और ये कि नूरा इस बात पर खुश नहीं है, और चौधरी ने जीवने को चुगली करने पर खूब फेंटी भी लगाई है। अशरफ खान ने इस मामले को अपने हक़ में इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया। वो रात के 3 बजे नकब ज़नी के सामान के साथ चौधरी की हवेली में दाखिल हुआ। पहले जीवने के कोठी से उसने उसका जूता चोरी किया और फिर स्टोर की दीवार में नकब लगाई। उसने सारा काम निहायत इत्मीनान और एतमाद के साथ किया। संदूक के ताले तोड़ने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वो 1 घंटे तक अपने काम में मसरूफ़ रहा और किसी को कानो कान खबर न हुई। इस दौरान में वो चौकीदार की आवाज़ें सुनता रहा और ये अंदाज़ा लगाता रहा कि वो किस तरह चक्कर लगाता है। गश्ती पुलिस के बारे में उसने बताया कि वो 3-4 बजे के बाद उमूमन सो जाते हैं। ये उसका तजुर्बा था। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसने ज़ेवरात एक गठरी में बांधे और बस्ती की सुनसान गलियों से होता हुआ नूरे के घर पहुंच गया। उसके एतमाद का ये आलम था कि उसने नूरे के बावर्ची खाने में बैठकर रात का बचा हुआ खाना खाया और उस दौरान में ज़ेवर छुपाने के लिए मौजूद जगह के बारे में सोचता रहा। फिर उसकी नज़र गले की कोठरी पर ठहर गई। जब वो ज़ेवरात के डब्बे कोठरी में छुपा रहा था तो उसकी नीयत में फुतूर आ गया। उसने चंद ज़ेवरात अपनी जेब में रख लिए और यही उसकी गिरफ्तारी का मौजब बन गए। इस सारे काम से फारिग होकर वो सहन के दरवाजे में जाकर ठहर गया और किसी नमाजी या चौकीदार का इंतज़ार करने लगा। ये उसके काम का बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा था। वो नूरे के मकान की निशानदही करना चाहता था ताकि जब हवेली में होने वाली तफ्तीश शुरू हो तो नूरे के मकान से निकलने वाले मुश्तबा शख्स का जिक्र भी आए। कुछ देर बाद उसने 2 आदमियों को गली में नमूदार होते हुए देखा। जब दोनों करीब पहुंचे तो वो मुश्तबा अंदाज में बाहर निकला और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ एक तरफ चल दिया। नतीजा उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक निकला। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन नमाजियों के नाम साहिब अली और मोहम्मद शरीफ थे। शरीफ ने अशरफ खान को रुकने के लिए कहा और उसके पीछे लपका। अशरफ खान बुढ़ापे के बावजूद खासा फुर्तीला था। उसने फौरन दौड़ लगा दी और हाथ में पकड़ा हुआ जीवने का जूता नीचे गिरा दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका अहवाल आप पिछले कहानी में सुन चुके हैं। बात ख़त्म करने के बाद अशरफ खान ने गुलूगिर आवाज़ में कहा, थानेदार साहब, बेटी और दामाद की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही। आप मुझे जेल भिजवा दें या फांसी लगवा दें, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, अशरफ खान, चोरी का माल फरोख्त करते हुए पकड़े गए हो और तुमने अपने जुर्म का इकरार भी कर चुके हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, सरकार, मैंने आपसे रहम की अपील तो नहीं की, आप वही करें जो आपका फ़र्ज़ है। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम मज़लूम इंसान हो, तुम पर जुल्म हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। ये कहानी जो तुमने मुझे सुनाई है अगर चौधरी के इल्म में आ गई तो वो तुम्हें ज़रूर सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगा, बल्कि अजब नहीं कि किसी बदमाश के ज़रिए वो तुम्हें कत्ल ही करवा दे, क्योंकि तुम्हारी कार्रवाई की वजह से उसका इकलौता बेटा कत्ल हो चुका है। इसलिए तुम ये कहानी किसी और को न सुनाना। बहुत बेहतर सरकार, उसे बचाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा ये एक अलग कहानी है और उसका जानना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं। बस इतना बता देना मुनासिब होगा कि अदालत ने उसे चंद पेशियों के बाद बरी कर दिया। कुछ अरसे बाद मेरा उस इलाके से तबादला हो गया। तकरीबन 1 साल बाद मुझे पता चला कि नूरा लोहार एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। चंद रोज़ के बाद मेरी मुलाकात एक हवलदार से हुई जो हुनूज़ चौधरी निज़ामुद्दीन के इलाके में मुतय्यन था। बातों के दौरान उसने कहा, मलिक साहब, आपको वो नूरा लोहार तो ज़रूर याद होगा। हाँ, बिल्कुल याद है, मैंने कहा। सुना है वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। वो मुस्कुराया और बोला, जाली पुलिस मुकाबले में। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसको अदालत के हवाले करना चाहते थे, मगर चौधरी निज़ामुद्दीन ने मौजूदा थानेदार के साथ मिलकर उसके साथ साजबाज कर ली और उसे मरवा दिया। पहली गोली खुद चौधरी ने चलाई थी। हम लोग उसे रात के वक्त जंगल में ले गए और उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे छोड़ दिया। उस वक्त उसकी हालत देखने वाली थी। वो चीख रहा था, मिन्नतें कर रहा था, गालियां निकाल रहा था और तनी हुई राइफलों से बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन पाँव में पड़ी हुई बेड़ियां उसे कहीं भी दौड़ने नहीं दे रही थी। बेड़ियां उसका बस नहीं चलने दे रही थी। पहली गोली चौधरी ने चलाई जो उसकी टांग में लगी। उसकी चीखों से सारा जंगल गूंज उठा। फिर दूसरे लोग भी गोलियां चलाने लगे। आप यकीन नहीं करेंगे,
وہ پوری 6 گولیاں کھانے کے بعد زمین پر گرا تھا، پھر بھی زندہ تھا۔ ہم نے اس کی بیڑیاں کھول دی۔ چودھری کے آدمیوں نے اس کے پیروں میں رسی باندھی اور اسے مردہ کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے بستی تک لے کر آئے، لیکن وہ مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا اور کھلی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ رہا تھا۔ حوالدار اس کے آخری لمحات کی کہانی سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ چودھری نظام الدین نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے نورے لوہار کو واقعی کتا سمجھ کر پال رکھا تھا۔ یہاں پر کہانی ہو جاتی ہے ختم، اور ہم آ جاتے ہیں اب کہانی کی باتوں پر کہ ہم کہانی میں ہم نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا سیکھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم کسی کے انڈر ہے تو ہم اس کے انڈر رہتے ہوئے اپنے جو آقا ہے، جو ہمارے حاکم ہے، اس کے اتنی غلامی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ کھو دیں۔ اب یہاں پر نورا لوہار، اس کو کیا لگا تھا کہ یہ جو نظام الدین، چودھری نظام الدین، یہ اس زندگی بھر اس کا ساتھ دے گا؟ نہیں، وہ اس کو کتے کی طرح سمجھتا تھا، اس نے کتا بول دیا۔ اب اس نے جب کتا اس تک پہنچ گیا کہ وہ مجھے کتے کی طرح سمجھتا ہے، تو پھر وہ بھی واقعی میں وہ اس کو نقصان دینے والا بن گیا۔ پھر اس نے اس کے گھر میں اس نے تو چوری نہیں کی، تو وہ تو ایک الگ کہانی تھی، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ لیکن پھر آپس میں اس کی چودھری سے ایسی دشمنی ہو گئی کہ اس نے چودھری کو واقعی لوٹ لیا، اور چودھری نے بھی اچھا نہیں کیا، اس کی بہن کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا نا، کسی کے گھر کی لڑکی کو نہیں اٹھانا چاہیے، آپس کی دشمنی آپس میں ہی نپٹا لو، گھر کی بیٹیوں تک کیوں آتے ہو؟ لیکن یہ پہلے کے لوگوں کی نا عادت تھی، پہلے ابھی بھی یہی چلتا ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم اس ڈاکٹر کی طرف۔ اللہ، مجھے تو بہت 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 برا لگ رہا تھا۔ اللہ، وہ بیچاری عذرا کیسے نا، اس کے دل میں کتنی دہشت بیٹھ گئی ہوگی اس چیز کی کہ وہ دوسرے دن ہی مر گئی۔ اللہ، اور اس کا شوہر، اللہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، اور وہ جو کچھ اس کے ساتھ میں ہوا تھا، اس کی پوری زندگی خراب ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اور وہ اپنے بیوی کے مرنے کے بعد سسرال چلا گیا، لیکن وہاں پر بھی وہ گمسم سا ہی رہنے لگا تھا، اور بعد میں اس نے بھی خودکشی کر لی۔ مطلب یہ چودھری نے کتنے سارے خون کا کیے نا، بھلے خودکشی تھی، بھلے جیسی بھی تھی، لیکن وجہ تو وہی تھا نا، چودھری اور نورا کو الیکشن میں کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن نورا نے لات مار دی اس کو، اچھا کیا۔ لیکن چودھری نے بھی تو اس کو قتل کر دیا نا، ایک طریقے سے وہ انکاؤنٹر نہیں تھا، وہ تو قتل ہی تھا، قتل ہی کر دیا اس کا۔ لیکن نورا نے بہت لوگوں کو پریشان کیا تھا۔ وہ جو اسٹارٹ میں ہم نے کہانی کی شروع میں پڑھا تھا کہ دکان سے سودا خرید لیا، اس کے پیسے نہیں دیا تھا، پھر اس کی دکان کو ہی آگ لگا دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پولیس میں کمپلینٹ کی تھی، ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے دکھا دیتا ہے، کیسے کتے کی موت ہی اس کو نصیب ہوئی، کیسے مرا ہے نا وہ دوسروں کو پریشان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں بدلہ لے ہی لیتے ہیں، اور اس باپ نے بھی کتنا اچھا بدلہ لیا اپنی بیٹی اور داماد کا، مجھے بہت اچھا لگا، اچھا کیا۔ لیکن چودھری کو بھی کچھ ایسا سبق دینا چاہیے تھا اس نے، کیونکہ اصل جڑ تو وہی چودھری تھا نا، چودھری کو دینا چاہیے تھا کوئی ایسی سزا۔ لیکن چودھری کو بھی ایک طریقے سے سزا مل گئی نا، جوان بیٹا اس کا مر گیا نورا لوہار کی گولی سے، کیا فائدہ ہوا؟ لیکن ایسے لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں۔ چلیے، آپ لوگوں نے کیا سیکھا آپ لوگوں بتائیے، کمنٹس لکھیے، اور اچھے اچھے کمنٹس لکھیے۔ آج کل کا آپ لوگ کمنٹس نہیں لکھ رہے ہیں، اور جو لوگ لکھ رہے ہیں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس۔ اور میں نے جن لوگوں کے جواب نہیں دیے ہیں اب تک کے، تو میں ابھی ان لوگوں کے جواب فوراً سے دے دوں گی، ٹائم نہیں تھا، کلاسز چلتی ہے تو پھر اس میں نا پڑھنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، تو پھر سب ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ دعا کریے، اور میرے مائک کا مسئلہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، جو آیا وہ صحیح سے چل رہی رہا تھا، میں نے اس کو واپس ریٹرن کر دیا، اب دیکھو پھر کب ہو۔ چلیے، آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کا، مجھ سے جڑے رہنے کا۔ آپ لوگوں سے دور ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایک دماغ پر سوار رہتا ہے، ارے مجھے اپنے ویورز کے لیے کہانی اپلوڈ کرنی ہے، مجھے ان کے میسیج کا جواب دینا ہے، انہوں نے کمنٹس لکھا اس کا جواب دینا ہے، وہ سب رہتا ہے دماغ پہ سوار۔ اور جو سبسکرائب کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ سبسکرائب کریے، جن لوگوں نے نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ کر دیجئے، اور لائک کریے۔ لائک نہیں کرتے، اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں؟
بالکل آپ لوگ لائک کریے، انگوٹھے پر نشان لگائیے نا، ٹچ ہی تو کرنا ہے۔ چلیے ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ، پہ دعا کریے کہ میں جلدی سے کل ہی اپلوڈ کر دوں ایک اور کہانی۔ آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے، آپ لوگوں کا ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔